लीड लगातार कांग्रेस बनाई हुई है, क्या ये जो लीड है वो परिणामों में तब्दील हो पाएगी धनंजय जी? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से तीसरे राउंड के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी 6,000 से अधिक मतों से आगे चल रही है और 19 राउंड में ये गिनती होनी है। अगर इसी प्रकार का लीड बरकरार रहा तो हम लगभग 40,000 से अधिक मतों के साथ भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को जीत दर्ज कराएंगे। और अभी तक जो रुझान प्राप्त हुए हैं इसमें स्पष्ट हो गया है कि भानु प्रतापपुर की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के कामों पर मुहर लगा दिया है। आदिवासी से हमारी सरकार ने जो काम किया उस काम पे मुहर लगा दिया है। और कांग्रेस के प्रत्याशी जो पेशे से शिक्षिका थी, जिससे साफ छवि था, उस पर भरोसा किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे जिस पर रेप के आरोप है, गैंगरेप के आरोप है, जो बलात्कार के आरोप है, उसको सबक सिखाने का काम ऐसा लगता है कि भानु प्रतापपुर की जनता ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी को तो विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए इस प्रकार के दागदार छवि के लोगों को अगर वो पार्टी में टिकट देंगे तो हमेशा हासिल उनके इसी प्रकार का होगा। तो दागदार लोगों का जिक्र आपने किया है। हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका। दागदार प्रत्याशी को आपने टिकट दिया है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, धनंजय जी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? विमल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन धनंजय जी, जिस तरह से अब तक के सर्व आदिवासी समाज जो लीड बना रहा है उसका अंतर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में जो काउंटिंग है जब वो आगे बढ़ेगी, इससे कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए ही ये जो वोट कटे हैं इसका एक बड़ा अंतर आएगा चुनाव के परिणामों में? कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भानु प्रतापपुर की जनता जिसका प्रतिनिधित्व मनोज मंडावी जी करते थे, जिनका निधन हो गया, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी सावित्री मंडावी जी, जो हमेशा से मनोज मंडावी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भानु प्रतापपुर की जनता के सुख और दुख में खड़े होते रही है। भानु प्रतापपुर के विकास की जो साक्षी है और जो मनोज मंडावी जी के जो सपने हैं भानु प्रतापपुर को लेकर और जो जिस समय काम कर रहे थे, उन सपनों को पूरा करने का पीड़ा भानु प्रतापपुर की जनता ने सावित्री मंडावी जी को दिए है। तो जिस प्रकार से अभी तक रुझान प्राप्त हुए, हमें पूरा विश्वास है हम लीड को बरकरार रखेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात सर्व आदिवासी समाज की, तो निश्चित तौर पर वो भी चुनाव के मैदान में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे देखना चाहिए जो आज थर्ड पोजीशन पर है वहां पर। लेकिन सर्व आदिवासी समाज अपना प्रत्याशी अगर उतारता है तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण को लेकर आपने एक जो वादा किया था, जो दावा किया था, उस पर उन्होंने विश्वास नहीं जताया और इसीलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है? देखिए, 2018 के चुनाव में भी सर्व आदिवासी समाज ने प्रत्याशी उतारा था विधानसभा में। तो लोकतंत्र है, वो अपनी बात को जनता के बीच जाकर रखना चाहते हैं और इसे रखे हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मतदाता उन पर कितना भरोसा किए। क्या कुछ वोटों को समाज के, कुछ वोटों को अगर बढ़ाकर डाइवर्ट किया गया है तो उससे लाभ किसी को नहीं होना है, क्योंकि जो सर्व आदिवासी समाज है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह काम कर रही थी, इस प्रकार से हमको खबर मिल रहे थे। और आदिवासी समाज में भी सर्व आदिवासी समाज की प्रत्याशी को लेकर आक्रोश था, इसलिए देखेंगे आदिवासी समाज ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा किया है। तो जो सर्व आदिवासी समाज है, जो अपने राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए इनके नेता आदिवासी लोगों को गड़गड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको मैं समझता हूँ कि समाज ने भी जवाब दिया, इसलिए आज वहाँ पे सावित्री मंडावी जी आगे चल रही है। धनंजय जी, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि अमरजीत भगत हो या फिर कांग्रेस के कोई और नेता हो, ये कहते हैं कि वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। जरा दर्शकों को ये बताइए कि जो बी टीम का जो एक नया फॉर्मूला आपने निकाला है, ये क्या है, इसके पीछे कौन है और किस तरह से ये बी टीम आपको फायदा पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, इसका भी थोड़ा एक हमें बताइए कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, सर्व आदिवासी समाज के जब गठन हुआ तो उसके प्रमुख कौन थे? सोहन मंडावी जी थे। और सोहन मंडावी कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद थे। अपनी राजनीतिक हताशा को, राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें समाज को दो फाड़ करने की कोशिश किया था। उनका पूरा उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना। और आरएसएस जो होता है, आरएसएस की भी रणनीति है ना कि अगर किसी समाज के लोग उससे साथ ना हो तो समाज के खिलाफ और समाज की गणना करा देना, संगठन बना देना। और कहीं ना कहीं वही चीजें देख रहे हैं। प्रदेश के आदिवासी समाज चीजों को समझ चुका है कि यही वो सर्व आदिवासी समाज है जो 15 साल तक जब रमन सिंह की सरकार थी तो इससे जुड़े जो नेता आदिवासियों पर जब अत्याचार होते थे मौन थे। चाहे मैं नंदकीराम कंवर की बात कर लूं, चाहे नंद कुमार साय जी की बात कर लूं, चाहे सोहन मंडावी की बात कर लूं, तो लगातार ये समाज तो समझ रहा है ना कि समाज के नाम से वोट ये अपनी राजनीतिक पूर्ति करते हैं और एक राजनीतिक दल को फायदा पर इनको रहता है। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की बिग टीम की तरफ अपने काम
कर रहा था। उनका उद्देश्य आदिवासी समाज को लाभ पहुंचाना नहीं था, उनके हित के लिए काम करना नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि एक सरकार जो आदिवासियों के हित में काम करे तो किस प्रकार से डैमेज किया जाए, और वहां पे उल्टा हुआ है। तो आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर रही है और उनका भी चरित्र पर्दाफाश हो गया है। चलिए, पर्दाफाश हो गया आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी तो ये बताइए कि जब नामांकन हुआ था, नामांकन वापसी के वक्त सर्व आदिवासी समाज की तरफ से बहुत से लोगों ने नामांकन डाला था, उसमें से कुछ लोगों के नामांकन कांग्रेस के नेताओं ने वापस करवाए थे। तो ये क्या वो बात थी या क्या वो मंत्र था जिसके बाद उन्होंने नामांकन वापस लिया और वो मान गए आसानी से कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, जिस प्रकार से सर्व आदिवासी समाज ने घोषणा किया था कि भानु प्रतापपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव से प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तो इससे चीजों लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद जब भानु प्रतापपुर के जनता, जिसको सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कुछ यहाँ पर प्रत्याशी बनाया था, बाद में उनको कहा गया कि आप नाम वापस ले लीजिए, तो उनको समझ में आ गया कि सर्व आदिवासी समाज उनका भला नहीं चाहता, वो अपने लोगों को भला चाहता है और कुछ खास लोगों को भला चाहता है। इसलिए उस समाज के जो प्रत्याशी खड़े हुए थे, उन्होंने कांग्रेस के प्रति सहानुभूति और आस्था जताते हुए, प्रेम जताते हुए, विश्वास जताते हुए कांग्रेस के पक्ष पर नाम वापस ले लिया। ये तो सर्व आदिवासी समाज को समझना चाहिए। जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि भानु प्रतापपुर के हर गांव में प्रत्याशी खड़े करेंगे, वो प्रत्याशी क्यों खड़े नहीं कर पाए? तो उनके राजनीतिक जो लालसा है वो स्पष्ट हो गया है। चलिए, नवीन मार्कंडे जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से हमारे साथ। नवीन मार्कंडे जी, स्वागत है आपका। और जिस तरह से धनंजय सिंह ठाकुर जी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सर्व आदिवासी समाज बीजेपी की बी टीम है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है राजनीतिक मामले में समाज और धर्म को हमेशा बांटते आई है और आज भी वही कर रहा है। अगर सर्व आदिवासी समाज अपने आदिवासी हित के लिए अगर कोई काम करते हैं या ऐसे कोई शासन को आईना दिखाने के लिए कोई खड़े शब्द अगर बोलते हैं, तो उसको भी जो है इन लोग अपमानित करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो सही नहीं है। अगर 32% आरक्षण की मांग अगर आदिवासी समाज ने किया है तो उसमें क्या गलत किया है, और उसको ये नहीं दे रहा था। अगर इतनी बात अगर वो नहीं कहते तो शायद इन लोग देते ही नहीं। जैसे आज एससी समाज को ये 16% आरक्षण नहीं दे रहा है, क्योंकि एससी समाज जो है अभी भी कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश सड़क पर नहीं व्यक्त कर रहा है, इसलिए ये दबाव में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हमेशा जो है समाज को बांटकर राजनीति करने का जो काम किया है, उसका असली चेहरा भी इसी में देखने को मिल रहा है कि समाज को समाज से लड़ाकर जो है राजनीति करने का काम कांग्रेस हमेशा से करते आई है और कर रहा है। लेकिन नवीन जी, यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उसमें सर्व आदिवासी समाज आगे चल रहा है और बीजेपी पीछे चल रही है। नहीं, तो इसीलिए तो मैंने कहा ना भाई, अपने हक और अधिकार के लिए अगर जो आदिवासी समाज अगर लड़ाई लड़ रहा है तो भाई उसको अधिकार है अपना लड़ने का। और रही बात राजनीतिक दृष्टि से हमने भी जनता के पास गए आशीर्वाद मांगने के लिए। जो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया उतना हमको स्वीकार है, इसमें कम दिया ज्यादा दिया इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता ना। लेकिन नवीन मार्कंडे, इसका दूसरा पहलू आपको नहीं लगता कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर सर्व आदिवासी समाज ने विश्वास नहीं किया और इसीलिए अपना प्रत्याशी उतारा है? नहीं, दोनों दल के विषय नहीं है, ये चुनाव है। अगर चुनाव तो आप मानते हैं कि आपको समर्थन मिला हुआ है आदिवासी समाज का? टारगेट करके नहीं कर रहा है, वो अपनी भावना और अपनी लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है ना, तो इसलिए वो अपने काम कर रहे हैं, हम लोग अपने काम कर रहे हैं। सपोर्ट मिला हुआ है क्या आपको नवीन मार्कंडे जी? आदिवासी का सपोर्ट मिला है तभी तो इतना जो है जो वोट है हमको मिला है। वहां तो आदिवासी और अन्य जो समाज है उसमें जितना हमको आशीर्वाद मिला उतना मिला है, उसमें हमको कोई ये नहीं है कि भाई हमको नहीं मिला, क्योंकि वो उनके स्वयं के ऊपर है कि वो किसको आशीर्वाद देते हैं, किधर वोट देते हैं। देखिए, क्या जो स्थिति नवीन मार्कंडे जी की है, नवीन मार्कंडे जी भी भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे हैं, बहुत बड़े नेता होते हैं। साथ में नवीन मार्कंडे जी जिस समाज को बिलोंग करते हैं, उस समाज के आरक्षण को खत्म करने का काम रमन सिंह की सरकार ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, नवीन मार्कंडे जी उसका विरोध नहीं कर पाए थे उस दौरान। 16% अगर एससी वर्ग को आरक्षण मिलता था, उसको घटाकर 12% किसने किया है,
तो रमन सिंह की सरकार ने किया। और दुख की बात है, ये सरकार में विधायक थे लेकिन उस समाज की बात को नहीं उठा पाए। मैंने कहा ना सर्व आदिवासी समाज बी टीम है, उसका कारण आपको बताता हूँ। सोहन पोटाई कौन है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहे हैं। और जब आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार हुए तो यही सोहन पोटाई जी, यही ननकी राम कंवर जी, यही राम विचार नेताम जी, यही आपका नंद कुमार साय जी और ये विष्णु साय, विक्रम उसेंडी, ये सब मौन रहते थे। अगर उस दौरान दमदारी से बात करते, निस्वार्थ भाव से बात करते, अपनी सत्ता बचाने या अपनी कुर्सी बचाने की अभिलाषा में जो चुप थे, इसको त्याग के बात करते ना, तो ननकी राम कंवर की रिपोर्ट को रमन सिंह मजबूरी में वहां प्रस्तुत करते न्यायालय में, और 32% आरक्षण वहां पे स्टैंड होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, भाजपा से जो भी लोग जुड़े, चाहे नवीन मार्कंडेय जी हो, चाहे आपका आदिवासी नेता हो, वो समाज पे जब अत्याचार सरकार ने किया सब मौन थे। लेकिन इसका ही परिणाम है। आपने तो अनुसूचित जाति और जनजाति के शोषण करने के लिए पैदा हुए हैं। कांग्रेस तो सदा से शोषण करते आ रही है। आज भी अगर देखेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ वर्गों को लड़ाने के काम कर रहे हैं। अगर न्यायालय हमने गया है तो न्यायालय में हमने लड़ाई लड़ी है ना, हमने जीत के आए हैं। अगर न्यायालय ने हमको न्याय दिया है, अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण दिया है, तो न्यायालय के अवमानना क्यों कर रहे हैं? न्यायालय के जो निर्णय है उसका परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? आप जो है सभी आदिवासी समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति पिछड़ा वर्ग हो, आपने तो सबको लड़ाने का काम कर रहे हो। और अगर आपने नियम होती अगर देने का, दोनों से निवेदन है मेरा कि बारी बारी से अपनी बात रखें। दोनों से मेरा निवेदन है कि बारी बारी से अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। धनंजय अब जी अपनी बात पूरी करें। जी जी अपनी बात पूरी करें धनंजय जी। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है गरीबों के, दलितों के, दबे कुचले लोगों के खिलाफ काम करना हो। क्योंकि पूंजीपतियों के जयकारा लगाने वाले लोग हैं, ये पूंजीपतियों के चौकीदार लोग हैं। लोग कहा ना, मैं 32% आरक्षण आदिवासी समाज को दिया गया, पूरा प्रदेश ने उसका स्वागत किया, कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया। लेकिन जब एससी वर्ग का आरक्षण में कटौती किया गया, इससे समझ में आया कि जो आरएसएस की नीति है, कूट डालो राज करो कि 2 वर्गों में लड़ाई कराया गया। और दुर्भाग्य की बात है, उस दौरान भाजपा से जुड़े एससी समाज के नेता हो या आदिवासी समाज के नेता हो, रमन सरकार के इस अत्याचार पर मौन थे। और आज जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने जब आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण दिया, 27% ओबीसी को आरक्षण दिया, 13% जो एससी वर्ग को आरक्षण दिया, 4% ईडब्ल्यूएस को दिया, तो यही लोग 76% आरक्षण को रोकने के लिए आप दोनों को रोकूंगा मैं। हमारे साथ विमल चोपड़ा जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है विमल जी आपका। और आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहाँ पर धनंजय सिंह ठाकुर जी और साथ साथ नवीन मार्कंडेय जी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि दोनों ने ही सही तरीके से पक्ष नहीं रखा है। ऐसे में आप भी चूंकि बीजेपी से ही है, आपको क्या लगता है जो टाइमिंग है, जिस तरह से आरक्षण को लेकर ये टाइमिंग चुनी गई है, कितनी सही है? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि दबे कुचले लोगों को पीछे रखा जाए। और आज देश भर में कांग्रेस की जो स्थिति हुई है देखने में, आप देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि कांग्रेस के लोग गरीब विरोधी हैं। आप ये बताइए 32% आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने तो नहीं दिया था। दूसरी बात, 4 साल से कांग्रेस की सरकार है। यदि मान लीजिए ये कह रहे ननकी राम कंवर जी की रिपोर्ट नहीं रखी गई, तो क्या हाथ मूंद के बैठे थे? सरकार के पास वो रिपोर्ट थी, क्यों नहीं कोर्ट में इन्होंने रखा ननकी राम जी कंवर की रिपोर्ट? फिर तीसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदिवासियों के मुंह पर कालिक किसके शासन में पोती गई थी? अजीत जोगी जी के शासन में। इतना बड़ा अपमान आदिवासियों का किया गया और ये कांग्रेस के सारे नेता मौन थे उस समय। आदिवासियों पर लाठीचार्ज किसके शासन में किया गया? अजीत जोगी जी के कांग्रेस के शासन में किया गया। तब ये कांग्रेस के नेता क्यों मौन थे, जो आज आदिवासियों के हितैषी बन रहे हैं? आज बोल रहे ननकी राम जी कंवर, चाहे राम विचार नेता, 32% आरक्षण दिलाने के लिए नंद कुमार साय, इन्होंने लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके सुझाव के अनुसार 32% आरक्षण दिया। और कांग्रेस के लोग बोलते पीसीआर से मैं कहना चाहूंगा कि धनंजय जी को भी वो जोड़ ले ताकि वो भी अपना पक्ष रख पाए। आप ये बताइए, कोर्ट में जब ये मामला जाएगा क्या तैयारी है? तो ये कहते हैं कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। आज जितने राज्य हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या किसी राज्य में आरक्षण बढ़ा है तो उसको 9वीं अनुसूची में डाला है? ये अपनी असफलता को
केंद्र सरकार के कंधे पे डालना चाहते हैं, सिर पे मरना चाहते हैं। आप लड़ाई लड़िए कोर्ट में और स्टैंड करिए कि हमारा 76% आरक्षण जो है वो सही है, लेकिन लड़ाई ये जो है केंद्र सरकार और 9वीं अनुसूची के भरोसे लड़ना चाहते हैं और कहते हैं 9वीं अनुसूची। किसी एक भी राज्य के हिंदुस्तान के जहां आरक्षण बढ़ा है 9वीं अनुसूची में उसे नहीं डाला गया है, तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या कोई विशेष कानून अलग बनाया जाए? आप अपनी लड़ाई लड़िए, कोर्ट में लड़िए, जाइए। और राज्यपाल महोदय ने ये कहा है एक भी लूप होल नहीं होना चाहिए कि कोर्ट में जाकर के ये तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर भटकाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। को चुनाव है और किसी बिल्कुल प्रकार विमल जी का आपके पास समय जो लौटूंगा मैं, विमल जी आपके पास लौटूंगा मैं, धनंजय जी आपके पास भी लौटूंगा मैं। जिस तरह से आरक्षण का जो विषय आया हुआ है, इसको लेकर भानु प्रतापपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, परिणाम कितने प्रभावित हो रहे हैं इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आगे वापस लौटकर बताएंगे आपको अपडेट, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ।